हेलो माय डियर फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग प्लस कंप्यूटर के टोटल 40 क्वेश्चनों को। तो दोस्तों, आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। आपको प्रतिदिन शाम के 7 बजे रूटीन वाइज वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने रूटीन के बारे में डिस्कस किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, मैंने पिछले 2 दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे तरफ की बिजली ख़राब थी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग रीजनिंग के यहाँ से कुल 20 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके BSPSCL एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन जो है ना, इसका सबसे पहले इस वैल्यू को आप बना लीजिए। जैसे कि m का होता है 13, h का होता है 8, w का होता है 23, उसी तरह से k होता है 11, j होता है 10, u होता है 21, i होता है 9, l होता है 12 और s होता है 19, g होता है 7, n होता है 14 और q होता है 17। तो आप देख पाएंगे दोस्तों कि 13 से 11, 11 से 9, 9 से 7, इस तरह से ये घट रहा है। देखिए दोस्तों, 13 माइनस 2 11, 11 माइनस 2 9, 9 माइनस 2 7 और 7 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 5। तो 5 नंबर पे क्या आता है? ई। उसके बाद है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 8, उसके बाद है 10, इसमें 2 जोड़ रहे हैं, 10, 10 में 2 जोड़िए 12, 12 में 2 जोड़िए 14, तो 14 में 2 जोड़िए 16। तो यहाँ से आ जाएगा पी। उसके बाद डब्लू 23, 23 में से 2 घटाइए 21, 21 में से 2 घटाइए दोस्तों आएगा 19, 19 में से 2 घटाइए 17, 17 में से 2 घटाएंगे तो 15। तो EPO हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखा चित्र दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। दोस्तों, यहाँ पे एस्ट्रिया, डेनमार्क और देश, तो एस्ट्रिया और डेनमार्क दोनों देश हैं जो कि सही सही आपको चित्र में वेन रेखा चित्र में दिखा रहा है ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शेर, लोमड़ी, बाघ और मगरमच्छ। दोस्तों, ये बाघ, शेर और लोमड़ी ये सभी के सभी स्तनधारी है, जबकि ये सरीसृप हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मगरमच्छ। अगला क्वेश्चन है कि 8 दोस्त ABCDEFH और जे दोपहर के भोजन के लिए एक गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं, AF के सामने और B के दाएं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए आप क्या करें, 2 गोला बना लें। इसमें 8 मित्र हैं तो आप दर्शा लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बीच में केंद्र है। क्या कह रहा है दोस्तों? AF के सामने है। मान लीजिए अगर A यहाँ है, F इसके सामने है, AF के सामने और B के दाएं तीसरे स्थान पर है, और A के बारे में कह रहा है B के दाएं तीसरे स्थान पर। अगर हम B को यहाँ बैठाते हैं तो पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पे आ जाएगा A। G F और D के बीच में है। G जो है, G अगर यहाँ रखते हैं और यहाँ पर D, तो G F और D के बीच में हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है H D के बाएं ओर है। H जो है D के बाएं, D के बाएं यहाँ पे H हो जाएगा। उसके बाद E और C के बीच में, E और A के बीच में, E C और A के बीच में है। E जो है C और A के बीच में है, तो E को यहाँ रखिए और C को यहाँ रखिए। इस डायग्राम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमको। तो क्वेश्चन में कह रहा है C के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो C के बाएं देखिए पहला और दूसरा F बैठा हुआ है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि इस तरह का एक इमेज है और इसको इस बीच से मोड़ा जा रहा है। तो मोड़ने पे आप ध्यान देंगे कि इसमें एक इस प्रकार की लाइन है और बाकी कुछ इस तरह की आकृति बनी हुई है दोस्तों। तो जब आप इसको बीच से मोड़ते हैं तो क्या होगा कि सबसे पहले तो ये नीचे से मोड़ा जा रहा है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको कभी भी कवर नहीं करेगा। तो कवर नहीं करेगा तो यहाँ भी कवर कर रहा है, यहाँ भी कवर कर रहा है। और दोस्तों, जैसे ही ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पे इस तरह का आकृति बनाएगा, जबकि ये खुला हुआ आकृति है। तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 ही इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। क्वेश्चन में दोस्तों की 15:270 यहाँ पे समानुपात है 13:वाट। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच जो संबंध है वही संबंध इसके बीच निकालना है। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे हम, 15:270। अब क्या करते हैं हम, 15 से 270 को काटते हैं। तो अगर 3 से हम इसको काटें तो 3×5=15, 3×9=27, और ये 18×5=90, 18 बार में दोस्तों कट जाता है। तो हमको जो ये लग रहा है ये है 15 को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 270 के बराबर होगा। उसी तरह से दोस्तों 13 है, 13 में देखिए 15 में कितना जोड़ा गया तो 18 हुआ 3। उसी तरह से 13 में अगर 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, और इसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 और 16 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6×3=18। यूनिट डिजिट अगर हम लोग लेते हैं तो 8 आ रहा है, तो ऑप्शन 4 है इसका सही आंसर हो जाएगा 208। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है मेमना का संबंध उछलना से है, तो चूहा का संबंध किससे हो जाएगा, तो चूहा दौड़ता है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरें और श्रृंखला को पूरा करें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है 7, 8, 16, 43 और डैश। आप यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का अंतर 1, इन दोनों के बीच का अंतर 8, इन दोनों के बीच का अंतर 713 27। तो यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, यहाँ देखिए 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, तो आगे क्या होगा 4 का क्यू, तो 4 का क्यू हो जाता 64। तो हम 64 को 43 में ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 43 + 64, 4 3 7, 6 4 10, 107। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, और इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आप डिवाइड वाले साइन को देखें दोस्तों कि कैसे कैसे बदलना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई की जगह पे अगर हम डिवाइड को रखते हैं, यहाँ अगर डिवाइड को हम रखते हैं तो ये दोनों प्रॉपर काट नहीं पा रहा है, इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको देखिए माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14×7=98 हो जाएगा, और घटाव की जगह पे कह रहा है गुना का चिन्ह डालने के लिए, तो यहाँ पे गुना डाल लें और गुना की जगह पे घटाव, तो ये तो वैल्यू पूरा नहीं पाएगा, इस ऑप्शन को रहने देते हैं। इस ऑप्शन को दोस्तों अगर आप चेक करिएगा तो घटाव की जगह पे डिवाइड करना है, तो मान लीजिए कि हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 7×2=14, और घटाव की जगह पे डिवाइड और डिवाइड की जगह पे घटाना है, तो यहाँ हमको क्या करना है, घटाना है। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाता है इक्वेशन, 14 + 16 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 16×2=32 -3 = 43। ये देख लीजिए क्या बनता है। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 4×2=6, 46 -3 = 43। तो ये दोनों मतलब LHS और RHS बराबर कर रहा है, मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। दोस्तों आपके पास जो कथन दिया जाता है उसको हमेशा आपको सत्य मानना है। तो कहता है सभी तितलियां सरीसृप हैं। हम तितली को टी से सूचित करते हैं, मान लेते हैं टोटल तितली है, टोटल तितलियां सरीसृप हैं, और सरीसृप को दोस्तों हम लोग एस से सूचित करेंगे, सरीसृप है। सभी सरीसृप स्तनपायी है, तो अब सभी के सभी सरीसृप जो हैं स्तनपायी है, स्तनपायी को हम लोग ST से सूचित कर देते हैं। अब आते हैं निष्कर्ष पर। तो निष्कर्ष में देखिए क्या कर रहा है दोस्तों कि सभी स्तनपायी तितलियां, सभी स्तनपायी तितलियां। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न को आप बना रहे हो दोस्तों, तो बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो हमेशा कुछ की कंडीशन लगेगा, और अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो हम ऑल का कंडीशन लेके चलेंगे। दोस्तों अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको ये इस चैप्टर का
पूरा कंसेप्ट एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, जिससे आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष कर रहा है सभी तितलियां स्तनपायी है। तो ये सभी की सभी तितलियां हैं, और स्तनपायी की बात करें मतलब अंदर से बाहर की ओर, तो ये सभी तितलियां स्तनपायी है, बिल्कुल सही है। तो 1 नंबर जो निष्कर्ष है वो गलत है, और 2 नंबर निष्कर्ष सही है। तो यहाँ पे कहता है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोट भाषा में टच को 68 लिखा जाता है, इसी प्रकार एरर को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पैलेस वैल्यू को देख लेते हैं। TOUCH, इस सभी का पैलेस वैल्यू देखिए। टी का हो जाता है 20, ओ का होता है 15, यू का होता है 21, सी का होता है 3, और एच का होता है 8। अब इस सब को आप ऐड करेंगे तो 20 और 15 35, 35 और 21 हो जाएगा 56, 56 और 3 हो जाता है 59, 59 और 8 को दोस्तों ऐड करेंगे 9 8 17 5 167 ही होगा, लेकिन यहाँ हमें 68 पुराना है। तो इसके लिए क्या किया गया होगा, अब अगर हम इसके विपरीत संख्या चलते हैं तो दोस्तों क्या हो सकता है, TOUCH, टी का विपरीत होता है G, ओ का विपरीत हो जाता है दोस्तों L, यू का विपरीत हो जाता है दोस्तों F, और सी का विपरीत होता है एक्स, और एच का विपरीत हो जाता है दोस्तों आपके सामने एस। अब इन सभी का पैलेस वैल्यू डालते हैं तो देखिए जी का वैल्यू आता है 7, एल होता है 12, एफ होता है F6 हो जाता है, और एक्स हो जाता है 24, और एस हो जाता है दोस्तों 19। इन सभी को अगर ऐड करते हैं तो देखिए 12 7 19, 19 में 6 को अगर जोड़ते हैं तो 9 25, 25 में 24 को जोड़ेंगे दोस्तों तो 49 हो जाएगा करीब। 24 सॉरी 24 प्लस 25 को अगर ऐड करते हैं तो 49, 49 में अगर 19 को जोड़िए 9 9 18 4 5 1 6 68 हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों हम लोग एरर के लिए करेंगे। एरर के लिए क्या है, ERR, ई का अपोजिट होगा दोस्तों भी, आर का अपोजिट हो जाएगा आर, आई, आर का अपोजिट होगा आई, ओ का अपोजिट हो जाएगा दोस्तों एल, और आर का अपोजिट हो जाएगा आई। दोस्तों हम इन सभी का पैलेस वैल्यू अगर लिखते हैं तो भी हो जाता है 22, आई हो जाता है 9, आई हो जाएगा 9, एल हो जाता है 12, और आई हो जाएगा 9। ये 9 तिया 27 प्लस 22 प्लस 12, तो 7 2 9 2 11 का 1 2 2 4 5 1 6 एक्स्ट्रा। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 61। निम्न अक्षर समूह में से कौन सा एक इस समूह का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों आप अगर ध्यान से ऑप्शनों को देखेंगे तो देखिए ई इसमें वॉवेल है, ए वॉवेल है, आई वॉवेल है, लेकिन ऑप्शन बी के अंदर एक भी वॉवेल नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करें। तो इसके लिए देखिए दोस्तों क्या है दिया हुआ 3, उसके बाद 18, 48, 93। अब इसमें देखिए दोस्तों कर क्या रहा है, तो क्या कर रहा है, अगर आप इन दोनों के बीच को गैप को देखते हैं तो गैप में क्या हो रहा है, 18 में से 3 घटाइए 15, उसके बाद 48 में से 18 घटाइए 30, 93 में से 48 घटाइए 8 5 13, और 8 में से 4 गया 45। क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें 15 ऐड हो रहा है, इसमें भी 15 ऐड हो रहा है, उसी तरह इसमें भी अगर 15 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 60, और 93 में 60 को जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 153। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोट भाषा में एज्यूम को EMUASS के रूप में लिखा जाता है, तो नीडल को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए ASSUME, एज्यूम को लिखा जाता है EMUASS। क्या किया गया है, तो आप ध्यान देंगे दोस्तों ये जो वर्ड है सेम रखा गया है, एम को भी सेम रखा गया है, यू को भी इस तरह से रखा गया, और यहाँ से ASS को उठा के लास्ट में कर दिया गया है। तो हम लोग भी उसी तरह से करेंगे। क्या करना है दोस्तों, इसमें निडल है तो NEED
LE नीडल है। अब देखिए ई को पहले रखना है, ई रख दिए पहले, उसके बाद एल लाना है, एल दे दिए, उसके बाद डी करना, डी दे दिए, और एन के साथ डबल ई को उठा के यहाँ रख देंगे, एन डबल ई। तो ऑप्शन में ELD N ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ईरान का संबंध रियाल से, मतलब ईरान देश है और उसकी मुद्रा रियाल है। उसी तरह इराक देश है और उसकी मुद्रा दिनार है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 7 दोस्त OPQRST और यू एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं, एस एक छोर पर बैठा है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसके लिए आपको 2 लाइन खींचना है। हम दोनों लाइन का उपयोग करके इसको हम लोग बनाएंगे दोस्तों। तो इसमें कह रहा है कि एस एक छोर पर बैठा है। सबसे पहले तो आप काउंट कर लीजिए कि दोस्त कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। कहता है एस एक छोर पर बैठा है। एस मान लीजिए हो सकता है यहाँ भी बैठा हो सकता है या यहाँ भी बैठा हो सकता है। क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर है। एस के दाएं, तो एस के दाएं पहला और दूसरा यहाँ पे क्यू कह रहा है बैठा हुआ। क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। पी ओ और की क्यू के बीच बैठा है। पी जो है ओ और क्यू के बीच बैठा है। तो पी यहाँ पे अगर हो सकता है तो ओ यहाँ हो जाएगा। पी जो है क्यू और ओ के बीच में बैठा है। उसके बाद यू किसी भी छोर पर नहीं है, तो यू तो यहाँ नहीं हो सकता, या नहीं तो यहाँ हो सकता है, या नहीं तो यहाँ हो सकता है। आगे है आर टी के बाएं ओर बैठा है। आर जो है टी के बाएं ओर बैठा है। तो टी यहाँ बैठेगा तभी तो आर यहाँ पे होगा, और जो एक स्थान बच जाएगा यहाँ पे यू बैठ जाएगा। ठीक है। तो कहता है बिल्कुल दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो बिल्कुल दाएं छोर पर कौन है, टी है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे CXGTKP ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। तो जी का उल्टा होता है टी, आई का उल्टा हो जाता है आर, और एम का उल्टा हो जाता है एन। तो TRN ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। दोस्तों यहाँ पे देखने से आपको लग रहा होगा कि 91 है, 13 से डिविजिबल है, 78 13 से डिविजिबल है, 65 13 से डिविजिबल है, जबकि 24 13 से डिवाइड नहीं होता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे y उल्टा लिखा हुआ है और ये एक प्रतीक है जो इस तरह से है। फिर क्या होता है, ये थोड़ा घूमता है और ये ऐसे घूमता है, मतलब ये दोनों दाएं ओर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमेशा घूम रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ से ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है, अब ये ऐसे आएगा। तो उस तरह से दोस्तों ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा इस टाइप से। तो इस टाइप से कौन आ रहा है, ऑप्शन ए। देखिए वाई वाला जो प्रतीक लग रहा है वो ऊपर में होना चाहिए, यहाँ ऊपर में नहीं है, गलत, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों हम लोग इसमें कंप्यूटर के अब टोटल 20 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए फोल्डर में अप्रेषित मेल को डैश फोल्डर में स्टोर किया जाता है। दोस्तों जब हम ईमेल करते हैं, ठीक है, और ईमेल के अंदर जब कोई भी मेल सेंड नहीं होता है तो वो ड्राफ्ट के अंदर जाके बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउज़र में करंट टैब से बाईं और एक ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों क्रोम के अंदर हम लोग जो टैब खुली हुई है उसके बाईं और एक नई टैब को खोलने के लिए हम लोग कंट्रोल पेज अप का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर दाईं ओर खोलना होगा दोस्तों तो हम लोग कंट्रोल के साथ पेज डाउन का उपयोग करेंगे और ये दाईं ओर खोल देगा। अगला क्वेश्चन है कि सफारी
एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे डैश के द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों सफारी वेब ब्राउज़र जो है उसको एप्पल ने विकसित किया है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। 10 अंक के मान वाले से एक अब्सोल्यूट एड्रेस क्या है? तो दोस्तों आप देखिए 10 भी कह रहे 10 अंक के मान वाले, तो आप देखिए 10 कहाँ है इस सेल के अंदर। और इसको दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ABCD, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलम। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जिसको हम लोग 1 2 3 4 नंबर से हम लोग दिखाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रो। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट का मतलब होता है दोस्तों कि इस तरह से अगर 10 डिजिट वाले का मतलब हो जाएगा B10, इस तरह से। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा। तो दोस्तों हम जब भी कॉलम के दोनों तरफ डॉलर साइन लगा देते हैं तो ये एब्सोल्यूट कर देता है, मतलब इस सेल को नहीं, इस पूरे कॉलम को फिक्स कर देता है। अब यहाँ से ये 10 ऐसे दिखाएगा, तो ये जो एब्सोल्यूट मतलब हम लोग किसी भी कॉलम के दोनों तरफ अगर डॉलर लगा देंगे तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। तो देखिए किस ऑप्शन के अंदर ऐसा किया हुआ है। आप ऑप्शन 3 को देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन 3 में ये किया हुआ है, बी के दोनों तरफ डॉलर है और यहाँ से 2 लिखा हुआ है जहाँ की ये 10 को दिखा रहा है। तो ऑप्शन बी 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानदंडों के साथ एक रेंज में सेल की संख्या की गणना डैश का उपयोग करके की जा सकती है। दोस्तों आप एक्सेल का सीट देखे होंगे, क्योंकि एक्सेल पे इस तरह की सीट बनी हुई रहती है। तो दोस्तों ये वर्टिकल लाइन जो आपको दिख रही है, इसको हम लोग ABCD के द्वारा सूचित करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। अगर आप एक्सेल यूज किए होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी। और दोस्तों ये जो 1 2 3 और 4 से हम लोग जो दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रो। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि इस सेल के अंदर ये जो पर्टिकुलर ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं खाली, इसको बोलते हैं हम लोग सेल। तो ये जो सेल वाला एरिया है, इसमें कहता है कि विशिष्ट मानदंड के साथ एक रेंज में सेल्स की गणना का उपयोग करके की जा सकती है। तो कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे? तो दोस्तों हम लोग काउंट इफ का प्रयोग करके हम उस सेल्स की संख्या की गणना कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 में डैश का उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। प्रतिस्थापित का मतलब है दोस्तों रिप्लेस। तो रिप्लेस का मतलब होता है कि हम किस शॉर्टकट का उपयोग करेंगे, तो Ctrl+H का उपयोग करेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में डैश फंक्शन की का उपयोग सेल को संपादित मीन्स एडिट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों एक्सेल के अंदर F2 बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो वो सेल एडिट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 के टेबल फीचर के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा यूजर उपयोगकर्ता के विभिन्न मानों से डैश को फिल्टर कर सकता है। तो दोस्तों फिल्टर करने के लिए जो ऑप्शन होता है वो कॉलम में ही उपलब्ध होता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉलम। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में अधिकतम जूम प्रतिशत कितनी है? तो दोस्तों एक्सेल के अंदर अगर आप एक्सेल यूज किए होंगे तो आप जूम को देखेंगे दोस्तों, तो जूम जो होता है ना वो मैक्सिमम मैक्सिमम जो है वो 400% तक कर सकते हैं, और मिनिमम दोस्तों जो होता है वो 10% तक कर सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है अधिकतम जूम, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 400%। अगला क्वेश्चन है कि एक मौजूदा MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों हम जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वर्कशीट को ऐड करना हो तो हम लोग उसके लिए शिफ्ट के साथ F11 बटन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है? तो फाइंड और रिप्लेस के लिए कंट्रोल के साथ H ऑप्शन उपयोग करते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट के संदर्भ में FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों FTP का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा? दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी एक्सेल के अंदर कोई फार्मूला स्टार्ट होगी तो उसके पहले इक्वल का साइन आएगा, ब्रैकेट के अंदर है 8/4 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद एक और वैल्यू है 1
-2 डिवाइडेड बाय 2। तो दोस्तों डिवाइड जब होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, ये 1 - 1, इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। उसके बाद देखिए 2 चौक 8 और 4 एका 4, तो आपके सामने वैल्यू क्या आ रही है, सम ब्रैकेट में 1 और 0। तो दोस्तों जब भी हम सम लगाते हैं और किसी सेल के अंदर 0 वैल्यू हो तो क्या करता है सम फार्मूला 0 को काउंट नहीं करके जो भी सेल के अंदर वैल्यू होती है उस वैल्यू को काउंट करता है, और आपके पास क्या है 1 और 0, तो इन दोनों को काउंट करेगा, 1 को सिर्फ काउंट करेगा। तो जहाँ भी 1 है वो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, एमएस एक्सेल वर्कशीट का कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है, ये फॉर्मूला वार करता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है। दोस्तों जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो वो जो डेटा संग्रहित होता है वो क्लिपबोर्ड के अंदर होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब आप एम एस एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और शिफ्ट प्लस इंटर कुंजियां दबाते हैं तो क्या होगा। दोस्तों मान लीजिए कि एक्सेल का ये सेल है, इस सेल के अंदर आप काम कर रहे हैं और आप क्या करते हैं, शिफ्ट बटन के साथ इंटर को प्रेस करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप सीधे इंटर को जैसे प्रेस करेंगे, ये वाला जो बटन होता है इसको इंटर बोलते हैं। जब आप इस सेल के अंदर हैं और इंटर को प्रेस करते हैं तो आप नीचे आ जाते हैं, नीचे वाले सेल में। लेकिन जैसे ही आप इस सेल में हैं और आप शिफ्ट के साथ इंटर बटन को जब प्रेस करते हैं तो ऊपर की ओर सेल में हम लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन पहला कह रहा है कर्सर ऊपरी सेल में चला जाएगा, ये बिल्कुल सही है, ऊपरी सेल में चला जाएगा। कर्सर दाएं सेल में चला जाएगा, नहीं होगा। कर्सर बाएं सेल में जाएगा, नहीं होगा। कर्सर निचले सेल में जाएगा, नहीं जाएगा। कर्सर निचले सेल में तब जाएगा जब हम सिर्फ इंटर को प्रेस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड की एक टेबल में कितने कॉलम होते हैं। तो दोस्तों वर्ड में जब हम लोग टेबल बनाते हैं ना, तो टेबल में वहाँ पे कम से कम एक कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम जो होता है वो 63 कॉलम को कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है कि सभी एक्सेल फंक्शन फार्मूला टैब के तहत डैश में संग्रहित किए जाते हैं। तो एक्सेल के जो भी फार्मूले होते हैं दोस्तों वो फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर संग्रहित किए जाते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। तो दोस्तों ब्रॉडबैंड जो है वो इंटरनेट के लिए हाई स्पीड एक्सेस प्रदान करता है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा और से कथन असत्य है। ध्यान दें दोस्तों, असत्य पूछ रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल में एक सेल भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही, एक हो सकते हैं और मैक्सिमम 63 हो सकते हैं। एमएस वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता है। देखिए वर्ड के अंदर जो हम लोग फॉन्ट की जो साइज होती है दोस्तों उस साइज को हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 8 से कम नहीं हो सकती है, तो यही कथन जो है वो गलत है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा।